हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी को, यानी भारतीय संविधान को। और आज आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व की जो टॉपिक चल रही थी ये होने वाली है समाप्त। इसके पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम लोगों ने अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 40 तक के ऊपर बातचीत किया, और वहां से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 41 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक की चीजें, जहां से पढ़ने के बाद आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व वाला जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हाँ, जिस किसी को हमारे पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स या हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो विजिट करें हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है study91.org। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पर विजिट करने के बाद आपको बहुत सारे नोट्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि ये आपको पता चल पाए कि कितने वीडियोस एक दिन में अपलोड किए जाते हैं। एक आखिरी सूचना आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी तरह का एडवर्टीजमेंट अगर आता है आपके चैनल पर वीडियो देखने के दौरान तो प्लीज़ उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में पहले भी बहुत कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। जो लोग नए हैं प्लेलिस्ट में विजिट करो और वहाँ से देखना शुरू करें। देखिए अनुच्छेद 41 क्या बताता है आपको। अनुच्छेद 41 यह उपबंधित करता है, यह प्रबंध करता है, यह बताता है कि राज्य यानी स्टेट अपनी आर्थिक सामर्थ्य ध्यान समझिएगा, क्योंकि हर स्टेट की जो इकोनॉमिक पावर होती है वो इकोनॉमिकली कैसा मजबूत है कि कमजोर है, यह अलग अलग होता है। जैसे दिल्ली उठा लो, महाराष्ट्र उठा लो, तो ये कंपेरिजन टू उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। उसीलिए कह रहा है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बेकारी में क्या, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता के अनर्भाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। ये तो बड़ा कठिन लाइन लिख दिया सर, कैसे याद होगा? अरे तो सिंपल शब्दों में याद करो ना, ये तो आर्टिकल है ना, तो इसमें तो ऐसा ही लिखा रहेगा ना। देखो सिंपल शब्दों में आपको बताऊं यहाँ क्या लिखा है। ये कह रहा है कि राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार, मतलब उसकी फाइनेंशियल पावर जितनी है उसके हिसाब से, अपनी विकास की सीमाओं के भीतर जितना अधिकतम विकास कर सकता है उसके भीतर रहकर यह प्रयास करेगा कि उसके राज्य में रहने वाले सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार एवं शिक्षा पा सके। ये राज्य ऐसा प्रबंध करेगा, राज्य ऐसा प्रबंध करेगा कि वहाँ पे जितने भी नागरिक व्यक्ति रहते हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार उनको मिल सके, उनको अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा मिल सके, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि की दशाओं में सार्वजनिक प्राप्त कर ले। मतलब कि अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी पर्याप्त उपबंध करेगा, ये करना उसका फर्ज बनता है। ठीक है, तो ऐसा लिखा है अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 कहता है दोस्तों कि राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े, तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, यानी मातृत्व सहायता का प्रावधान किया जाएगा अनुच्छेद 42 में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। देखिए थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताना चाहूंगा। अनुच्छेद 42 कह रहा है कि देखिए, एक तो हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, और इसको जो है ये परिवर्तनीय होता नहीं है, मतलब इसको आप उच्च न्यायालय में जाके या उच्चतम न्यायालय में जाकर के इसके ऊपर वाद दायर नहीं कर सकते हो, याचिका दायर नहीं कर सकते हो। तो यह राज्य का एक कर्तव्य बनता है सिर्फ, ताकि वह एक कल्याणकारी राज्य बन सके। तो अनुच्छेद 42 करता है कि राज्य को अगर कल्याणकारी बनना है, सामाजिक कल्याण करना है, तो उसको प्रयत्न करना चाहिए कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े। मतलब एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है, भाई रोजगार तो सभी को चाहिए, ठीक है, अपना जीवन जीने के लिए, ठीक है, जीविकोपार्जन चलाने के लिए रोजगार तो चाहिए ना। तो रोजगार अगर चाहिए तो वह रोजगार व्यक्ति के अनुकूल होना चाहिए, उनके मानवोचित अवस्था के अनुकूल होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होगा जो महिलाएं होती हैं वो भी तो रोजगार पे रहती हैं, वो भी काम करती है। लेकिन अगर महिलाएं प्रसूति की अवस्था में है, गर्भावस्था में है, तो ऐसे में राज्य सरकार उनके लिए सहायता देगी। और आपको पता है कि 6 महीने का जो है मैटरनिटी लीव मिलता है उनको, ठीक है, तो ये भी याद रखिए, यानी मातृत्व सहायता का प्रावधान यहां पर किया गया है अनुच्छेद 42 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 43 की तरफ।
अनुच्छेद 43 कहता है कि कर्मचारियों का निर्वाह वेतन, यानी कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जाए, तो इतना वेतन होना चाहिए ताकि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। ठीक है, जबरदस्ती उनके ऊपर चीज़ों को थोप करके, उनको शारीरिक मानसिक तरीके से प्रताड़ित करके उनके वेतन को नहीं रोकना चाहिए। कम से कम कर्मचारियों का वेतन इतना तो होना ही चाहिए ताकि वो अपने निजी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान और चिकित्सा, ये सारी सुविधाएं वो ले सके, इनको पा सके। ठीक है, उसी बात पर कह रहा है कि राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को, किसमें, चाहे वो कृषि में लगे हों चाहे वो उद्योग में लगे हों, तो कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन, यथोचित वेतन मतलब कि इतना वेतन मिले को अपना जीवन आसानी से जी सके। भाई उनका अपना अकेले का जीवन तो है नहीं, ठीक है, उनके साथ उनके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं, जैसे उनकी पत्नी, जैसे उनके बच्चे, जैसे उनके बूढ़े माँ बाप, ठीक है, तो जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको, उनका भी पालन पोषण करना किसका कर्तव्य है, इन कर्मचारियों का ही कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए कहा गया कि यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, वे अवकाश के समय का भी उचित उपयोग कर सके तथा उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का अवसर भी प्राप्त हो। तो ऐसी व्यवस्था किया जाएगा अनुच्छेद 42 के तहत। ठीक है, इसके बाद आ गया दोस्तों, यहां पर देखिए, सॉरी 43 के तहत अनुच्छेद 43 के बाद आ गया 43 क और 43 ख, ये दो अनुच्छेद इसमें और आके ऐड हो गए। 43 क कहता है कि राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाएगा। यानी यहां पर देखिए बताया गया है, राज्य के नीति निषेध तत्व में एक हिस्सा इसको भी जोड़ा गया है कि राज्य यह व्यवस्था करेगा कि कोई भी औद्योगिक संस्थान या कोई भी उद्योग या कोई भी कंपनी इस तरह का हो जहां पे औद्योगिक काम हो रहे हो, ठीक है, जहां पे वहां के कर्मचारी काम कर रहे हो, तो कर्मचारियों की भागीदारी भी मैनेजमेंट में होगी। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों कहा गया, ताकि मैनेजमेंट में अगर कर्मचारियों की भागीदारी होगी तो उनकी दुर्दशा खराब नहीं होने पाएगी। समझ रहे हैं, उनकी दुर्दशा खराब नहीं होने पाएगी और गलती होने पर वो चीजों का अपोज करेंगे। ठीक है, इसीलिए कर्मचारियों की भागीदारी तय की गई अनुच्छेद 43 क के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों 43 ख, ये सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करता है और इनको ऐड किया गया था 97 में संविधान संशोधन जो कि 2011 में हुआ था, उसके तहत उसको लाया गया था। ठीक है, आगे दोस्तों अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समान नागरिक संहिता। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको डीप में जाना पड़ेगा, तब आप इसको समझ पाओगे। फिलहाल के लिए एक लाइन में मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे लिखा क्या है। कह रहा है राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। मतलब पूरे भारत में ऐसा नहीं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की संहिता, नियम कानून लोगों के लिए होगा, ऐसा नहीं। भारत की समस्त राज्य क्षेत्र यानी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में, इन सभी जगहों पर नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी एक समान रूल्स, नियम कानून होने चाहिए, ऐसी व्यवस्था किया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 44 कहता है। और आसान में चलेंगे तो मैं आपको बता दूं कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति का ही क्यों ना हो, किसी भी वर्ग, किसी भी समूह का ही क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी हो गया, तलाक हो गया, जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया, ये सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा होता है? आप देखो ना उठा के, आप हिंदू को देखोगे तो हिंदू का अलग नियम कानून है, ठीक है, मुस्लिम को उठाओगे तो उनका मुस्लिम लॉ बोर्ड अलग होता है। तो ऐसे में क्या सभी के यहाँ शादी हो गया, तलाक हो गया, जमीन जायदाद में बंटवारा हो गया, क्या ये सब एक जैसा है? नहीं, लेकिन होना चाहिए। यहाँ पे बात यह है कि सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यही कहता है कि सभी धर्मों के लिए जो कानून हो वो एक कानून लागू हो। यानी यूनियन सिविल कोड का अर्थ निष्पक्ष कानून से है, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता है। समान नागरिक संहिता एक पंथ निरपेक्ष कानून कहा जा सकता है। आप इसको बोल सकते हैं कि भाई ये पंथ निरपेक्ष है, ये धर्म निरपेक्ष है, ये किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता, जो सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान रूप से लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। यानी मुस्लिमों को भी 3 शादियां करने और पत्नी को महज 3 बार तलाक बोलने से रिश्ता खत्म कर देने वाली परंपरा भी जो होगी ये समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में देखिए तो देश में हर धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं और इन मामलों के निपटारा करने के लिए इनके अपने पर्सनल लॉ बोर्ड होते हैं
और उसी के तहत जो इतनी परेशानियां होती है, तो बहुत सारे केसेज खाली इस वजह से उलझे पड़े हैं। तो अगर हम इस तरह का सिविल लॉ कोड लाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई ये सब आ जाएंगे। फिलहाल तो जो हिंदू सिविल लॉ है उसके तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध सभी आते हैं। मुस्लिम का सिर्फ अलग है, मुस्लिम का सिर्फ अलग है, तो इसको याद रखिएगा थोड़ा सा आप। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 44 के बाद अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष, देखिए कई लोग यहाँ लिखते हैं 0 से 6। अरे मूर्खों, 0 से 6, 0 वर्ष का बच्चा जो है पढ़ाई करेगा? नहीं करेगा ना। तो बोलो ना सीधे कि 6 वर्ष से कम। उसको 0 से 6 मत बोलो, उसको बोलो कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा। अब एक चीज और बता दूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन दोस्तों यहां पे होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जिस पे आप सभी ध्यान नहीं देते हो। एक्चुअली में जब हमारा संविधान बना था उस समय जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तैयार किए गए थे उसमें यह बताया गया कि राज्य जो है ये 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया। मैंने जो कह रहा हूं पहले वो बात ध्यान सुनिए, कंफ्यूज मत होइए। मैंने इसीलिए कहा कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को यहां पर है। ध्यान सुनिएगा, अनुच्छेद 45 में किस समय की बात कर रहा हूं? जिस समय हमारे संविधान को लिखा गया था उस समय की बात कर रहा हूं। हमारा संविधान सभा ने जिस मूल संविधान की रचना किया था उसमें अनुच्छेद 45 में लिखा गया था कि राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। और उसी के तहत ये प्राइमरी स्कूल वगैरह जो है सब चल रहे हैं फ्री में, ठीक है, ताकि उनको अनिवार्य शिक्षा दी जा सके, वहां तक पहुंचाई जा सके। लेकिन आगे एक संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन सन 2002। इसके तहत क्या किया गया कि जो नीति निर्देशक तत्व में ये जो पावर था 14 वर्ष से कम बच्चों आयु के बच्चों को जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने को, इसको रख दिया गया स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है, इसके अंतर्गत ला दिया गया और मूल अधिकार की स्थिति प्रदान की गई तथा इसके स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया। मतलब ये जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा थी इसको रख दिया गया मूल अधिकार में। कब? ये 2002 में रखा गया, 86वें संविधान संशोधन में रखा गया। इसके पहले था। और अब 45 वाले अनुच्छेद का क्या होगा? तो यहाँ पे नया तैयार किया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य होगा, अनिवार्य एक शिक्षा बनाई जाएगी उनके लिए, ठीक है। तो ये लाया गया कब? 2002 के बाद लाया गया। इस प्रकार राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और बच्चों की शिक्षा का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 45 के तहत होगा। तो याद रखेगा अनुच्छेद 45 यानी 4-5 में 6 की बात की गई है। 6 मतलब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? ध्यान समझिए। अनुच्छेद 46 कहता है कि एससी एसटी का कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं? कह रहा राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, जो भी कमजोर वर्ग हैं, जैसे जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइबल हैं, इनके अलावा भी जो दुर्बल वर्ग हैं, विशेष प्रकार से कह रहा है कि एससी एसटी पर फोकस किया गया है। इनके लिए शिक्षा तथा अर्थ मतलब आर्थिक मतलब इकोनॉमिक संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। यह राज्य का कर्तव्य बनता है। ये राज्य का क्या है? नीति निषेध तत्व का हिस्सा है, याद रखिएगा। तो ये है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47 कहता है दोस्तों कि राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने का भी प्रयत्न करेगा। राज्य की जिम्मेदारी है भाई, क्योंकि राज्य को क्या बनना है? कल्याणकारी राज्य बनना है। तो कल्याणकारी राज्य बनने के लिए कदम तो उठाना पड़ेगा ना, तो ये सारा कम करना पड़ेगा उसको। तो अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य में रहने वाले नागरिकों और लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य दोनों को सुधारने के लिए राज्य प्रयत्न करेगा तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त मादक जो पेय पदार्थ हैं, यानी जो अल्कोहल वगैरह है, जो अफीम, चरस, गांजा, इस तरह की चीजें हैं, या स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक औषधियां हैं, उनके उपभोग पर भी यथाशक्ति प्रतिबंध लगाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज तक जो है बहुत कम ही राज्य ऐसे हैं, जैसे बिहार हो गया, गुजरात हो गया, जहां पर मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्य अपने प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सबसे बड़ी इनकम इसी से होती है, आबकारी विभाग से एक बड़ी इनकम उनको होती है। इस वजह से जो है ये चीज़ नहीं करते। जबकि एक कल्याणकारी राज्य बनने के लिए अनुच्छेद 47 मद्यपान का निषेध करता है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, यानी इसको एडवांस करने का प्रयास करेगा कि किस तरह से हमारे राज्य में जो कृषि है, जो पशुपालन का तरीका है, ये उन्नत हो सकता है।
ये आगे बढ़ सकता है, ये एडवांस हो सकता है, ताकि किसानों का उससे जो फायदा हो वो अच्छा उनको मिल सके, उनको लाभ ज़्यादा मिल सके। ठीक है, तो ऐसा प्रयास करेगा। विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशु, वाहक मतलब जिनको लगाया जाता है जैसे सामान ढोने वगैरह के लिए। ठीक है, तो दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों का संरक्षण करना, उनको बचाना और सुधार करना उनमें, और साथ ही साथ उनके वध से रोकना, ये भी उनके द्वारा कदम उठाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 48 का आता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 48। ठीक है, इसके बाद 48 का आता है, ये अलग से लाके जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसमें कहा गया कि जो सरकार है राज्य की, वो पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा, और ऐसा प्रयास करेगा कि इनकी सुरक्षा अधिक से अधिक की जा सके। तो 48 क में बताया गया। अनुच्छेद 49 दोस्तों कहता है कि राज्य प्रत्येक स्मारक, उसके राज्य में जितने भी स्मारक हैं, पुरानी इमारतें हैं, कलात्मक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो स्थान है जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो, उनको रक्षा करने का प्रयत्न करेगा, उनको बचाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 में कहा गया। अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु राज्यों को निर्देश दिया जाता है, और ऐसा वो करने का प्रयास करेगा ताकि न्यायपालिका और कार्यपालिका में कभी भी क्या ना आ जाए, कभी मतभेद न पैदा हो, इसलिए इन दोनों को पृथक करने का निर्देश दिया गया इसमें। अनुच्छेद 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दोस्तों, और यह उपबंधित करता है कि जो राज्य है यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, यानी किस तरीके से उसके राज्य में शांति और सुरक्षा व्यवस्था आ सकती है, इसके लिए अधिकतम प्रयास करेगा। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा। अब जो राज्य है वो राज्य अपने पड़ोसी राज्यों से, साथ ही साथ अगर हमारे देश ने किसी अन्य देश के साथ किसी तरह का समझौता किया है जिसके द्वारा उस राज्य में काम होना है, तो उसके साथ न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 51 के तहत लिखी गई बातें हैं। राष्ट्रों को आपसी व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाना होगा। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए, अच्छी चीजें हैं। अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, यानी ताकि झगड़ा जो हो वो ना हो सके। आगे दोस्तों यहीं पे तो ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, बट लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा। जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल वाला जो मामला था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 25वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन का निर्वचन कर दिया, और यह निर्णय दिया कि मूल अधिकारों तथा निदेशक तत्वों के बीच कोई विरोध नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि किस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में निर्देश आया था। और ध्यान दीजिए, अभी भागिए मत, बहुत चीजें पढ़ानी है। तो प्लीज़ यार, इतनी अच्छी क्लास अगर आप लोगों को लगती है और आप लोगों को लगता है कि नहीं यार कोचिंग से बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ हो जा रही है, आपकी तैयारी हो जा रही है, अच्छे से आप कर ले जा रहे हो, ढेर सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आपके भले के लिए बहुत कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। सच बताऊँ, मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों? मेरे बार बार कहने से आप लोग वीडियो को शेयर तक नहीं करते हो। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो शेयर करते हैं, पता नहीं क्या चला जाता है। अगर यार आप फ्री में अगर वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और कोई आपकी मदद कर रहा है, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप भी दूसरे की मदद करो। क्यों नहीं बनता आपका फर्ज? बस थोड़ी सी मानसिकता रखो। हम भारतीय हैं यार, हम भारतीय अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे क्या पढ़ा है, सोचो, ये पढ़ाने का मेरा एक पैसन है कि नहीं, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊँ जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके यहाँ तक अच्छे टीचर, अच्छे क्लास लेक्चर। देखिए, मैं नहीं कहता हूँ मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझसे भी अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कि मैं भारत में सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत सारे टीचर हैं जो हमसे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से 100% देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों का जीवन का उद्धार हो सके, आप लोग अच्छा कर सको, आप लोग बेहतर कर सको। तो प्लीज़ हमारी बात माना करिए। जो वीडियो आए उसको कम से कम शेयर किया करिए। अगर एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो देखिए, नहीं आ रहा है तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप लोग देखिए। आप लोग किसी दूसरी वीडियो का एडवर्टीजमेंट भी तो देख सकते हैं। क्या चला जाएगा अगर मेरे लिए 5 मिनट खर्च कर देंगे तो? लेकिन बहुत बड़ी बात होती है, किसी के लिए 5 मिनट खर्च करना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए फिलहाल छोड़िए, आइए अपना टॉपिक पे आते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ी सी पीछे की चीज़ें मैं समराइज करके यहाँ आपको बताना चाहूँगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, सन भी याद रखा करिए, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो हुआ था, उसमें बहुत सारे चीज़ों को जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया था। जैसे अनुच्छेद 39 का उपखंड च, यह कहता है कि बालकों के स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं
तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा कौन करेगा? ये राज्य का कर्तव्य बनता है, राज्य करेगा। 39 का जो क था वो उसमें बताया गया कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये राज्य की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना यानी मैनेजमेंट में उनका हिस्सा लगना। पर्यावरण 48 का कहता है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। ये 4-5 पॉइंट जो हैं, ठीक है, ये किसके माध्यम से ऐड किए गए हैं? ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किए गए। 39 का उपखंड च क, ठीक है, ये 39, 43 और 48 याद रखेगा। 39, 43, 48 यहाँ पर ऐड किए गए। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो 44वां संविधान संशोधन जो कि 78 में हुआ था, ठीक है, और इसके तहत एक चीज जोड़ा गया, अनुच्छेद 38 में सब आर्टिकल 2 ऐड किया गया और वहां कहा गया कि राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा तथा प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा। यानी किसी के साथ किसी भी तरह की धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आय की असमानता को कम करने की जिम्मेदारी भी राज्य की है। 86वां संविधान संशोधन हुआ सन 2002 में। उसमें अनुच्छेद 45 का प्रतिस्थापन करके 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखरेख और शिक्षा संबंधी चीज़ों का निर्देश दिया गया। 97वां संविधान संशोधन भी जुड़ा है, 2011 में हुआ था दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ है। 43 में ख जोड़ा गया कि सहकारी समितियों के गठन, संचालन, नियंत्रण एवं प्रबंधन संबंधी निर्देश दिए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है 43 ख, तो याद रखिएगा। आइए अब आप लोग चाहेंगे दोस्तों कि हम लोग क्यों ना सारणीबद्ध तरीके से एक बार फिर से सारे आर्टिकल्स को देख लें एक बार, ताकि हम अच्छे से तैयार हो सकें। देखिए, अनुच्छेद 36 ये राज्य को परिभाषित किया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अनुच्छेद 36 राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 37 जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीयता को बताता है कि जिस तरह से मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर आप उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निषेध तत्व के खिलाफ आप जो है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर नहीं कर सकते हैं, यानी उसकी परिवर्तनीयता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 38 जो है ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांतों को बताता है। वहीं 39A जो अलग से जोड़ा गया था, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, ये सभी व्यक्तियों को मिलेगा, चाहे वो व्यक्ति कितना भी कमजोर क्यों ना हो। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन को बताया गया है, जिसको महात्मा गांधी ने संविधान की आत्मा माना। अनुच्छेद 41 ये लोक सहायता के लिए बताता है। वहीं अनुच्छेद 42 जो है ये प्रसूति सहायता या मातृत्व लाभ के बारे में बताता है, याद है ना, कि उनके मानवोचित दशा मिलेगी, दशा में काम करने का मौका मिलेगा। अनुच्छेद 43 ये जो उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता के बारे में बताता है। वहीं 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करता है। 2011 वाला जो आया था 97वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 44वां जो है समान नागरिक संहिता, इसके बारे में तो अच्छा खासा लेक्चर भी हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये 44 बताता है। 45वां तो चेंज करके लाया गया, 6 से कम आयु के बच्चों को जो है शिक्षा देने का प्रावधान। अनुच्छेद 46 SC/ST हेतु आर्थिक और शैक्षिक सहायता की बात करता है। वहीं 47 मद्य निषेध की बात करता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि मद्य निषेध या अल्कोहल या इस तरह का कोई औषधि है जिससे किसी के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, उसको रोकने का प्रयास करेगा। 48वां कहता है गोवध निषेध, यानी जो दुधारू पशु हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है। जो वाहक पशु हैं उनकी संरक्षण किया जाए और क्या किया जाए, अगर किसी भी तरह का गोवध होता है या पशुओं की हत्या होती है तो उस पर निषेध, उस पर रोक लगाया जाए। अनुच्छेद 48 का यह पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की बात करता है। वहीं 49 जो है, देखिए यहाँ पर पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण 48 का में है, जबकि पुरातत्व यानी बिल्डिंग वगैरह जो था, ठीक है, जो राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं उनका संरक्षण अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो यहीं पे दोस्तों ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है और आगे के टॉपिक में दोस्तों मैं देखता हूँ कि क्या आपका छूटा हुआ पॉलिटी में, और जल्दी से आपका पॉलिटी मैं एंड कराता हूँ, समाप्त कराता हूँ। उसके बाद इसका नोट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, फिर आप वहाँ जा करके विजिट करके इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आपका नोट्स पूरा तैयार हो जाएगा हमारा, तब उसके PDF बनने के बाद, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों, जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हो ध्यान दें कि यहाँ पर सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस अवेलेबल है। तो आप जब भी हमारे प्लेलिस्ट में आइए तो पहले अलग अलग फोल्डर में जाइए, जिस भी विषय की आपको तैयारी करनी है वहाँ जा करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर जरूर से करिएगा और किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको भी पूरा देखिएगा।